नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आप ये आधा घंटा आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस आधे घंटे में आप सेकंड हाफ का पूरा एक लेखा जोखा जान पाएंगे। निफ्टी के अंदर क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ना केवल हम इसके बारे में बातचीत करते हैं बल्कि कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी आपके सामने रखते हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने लेके आते हैं। आज भी इस परंपरा को हम निभाएंगे। सबसे पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान से जुड़ेंगे जो कि शिवांगी शारदा, उनसे बातचीत होगी। 10 दिन से निफ्टी 15,800 से लेकर 16,200 के एक टाइट रेंज के अंदर है। ये अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देख पाएंगे तो आपको दिखेगा 15,800 से ऊपर और 16,200 के नीचे का कुल मिला के कामकाज रहा। आज कमज़ोर टीसीएस के नंबर्स का दिन था, मतलब नंबर्स पहले आए, आज उसका रिएक्शन था। इसने आईटी में चौतरफा बिकवाली कर दी। सबको अपने मार्जिन, सबको अपनी ग्रोथ को लेकर वापस से चिंता होगी। जब तक अब अच्छे नंबर नहीं आते तब तक आईटी कंपनीज पे ये टीसीएस का प्रेशर बना रहेगा। खैर, इन्फोसिस के नंबर जल्दी आने वाले हैं। 16,200 की कॉल के अंदर बिकवाली है और पुट के अंदर खरीदारी है। इसका मतलब ये है कि 16,200 मार्केट के लिए टफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। आज भी 16,200 का लेवल बाजार ने तोड़ा हुआ है। फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयरों से आज हल्का सपोर्ट मिल रहा है। इसमें बैंकिंग को तो आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। एफएमसीजी और फार्मा ये दोनों टिपिकली हैज है। एफएमसीजी का बेनिफिट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि कमोडिटीज़ के दाम नीचे गए हैं और साथ ही मॉनसून का पिकअप अच्छा हुआ है। ये दोनों एफएमसीजी को काफ़ी अच्छा चला रहा है। इंडिया विक्स आज 3% ऊपर 19 के आसपास चल रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी ये 20 को पार नहीं किया और वापस से 3% ऊपर है। एक बार आज अटेम्प्ट ले रहा था 5.5%, 4.5% ऊपर आके ये ट्रेड करने की। खैर, अब हम पहले रिपोर्ट कार्ड पे आते हैं, फिर आज के बाद शिवांगी शारदा से जुड़ेंगे और उनसे पता करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड शुक्रवार का। चंदन तापड़िया हमारे साथ शुक्रवार को जुड़ते हैं और वो आपको बता रहे थे कि बाटा इंडिया पे आप ध्यान रखिएगा। बाटा इंडिया न केवल आपको 2.5% का रिटर्न दे रहा है बल्कि आज भी सबसे अच्छा चलने वाला शेयर है। ट्रेंड दूसरा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, फैशनेबल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कंपनी है ये। इसमें भी करीब 2 से 2.5% तक आपको गेन है। ये जो कंपनी दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं ट्रेंड, ये पिछले कई दिनों से चल रही है। हमने आपको नोटिस भी कराया था, चार्ट भी दिखाया था। बाटा इंडिया आपको ध्यान होगा 1-2 दिन पहले हमने आपको ये भी बताया था कि ये शेयर और अच्छे चलने को इन्वेस्टमेंट का ग्रेड का शेयर है। आईसीआईसीआई बैंक भी उनकी लिस्ट में शामिल था, 2% का गेन वहाँ पर भी आया होगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर भी उनका व्यू पॉइंट ये था कि 16,200 से 16,400 तक मार्केट जा सकता है और हमने 200 से 400 के बीच में मार्केट को वापस फिरते हुए भी देखा है। तो चंदन का जो व्यू पॉइंट है हमने स्टॉक्स के जरिए आपके सामने प्रूव कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के मेहमान शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है, 84 शेयर इस समय से एफ&ओ के अंदर, जिसमें आज गिरावट है। ज़्यादातर शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार हम जरा निफ्टी का डाटा आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद फिर अपना व्यू पॉइंट आप रखिएगा। आज 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, डैट मीन्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करीब वो 8% का है। वॉल्यूम में कोई खास कमी आज दिख नहीं रही है एज़ कम्पेयर टू मंडे। मंडे को क्या होता है, टिपिकली डल डे होता है या तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटाइल डे होता है। तो विक्स गिरा हुआ है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज मूवमेंट तो लिमिटेड मिलेगा, लेकिन हाँ ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। तो हल्की सी बिकवाली मार्केट के अंदर है। आज प्रीमियम और डिस्काउंट ये आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा, बल्कि बिल्डअप अच्छा है, यानी कि आने वाले दिनों में बाजार कुछ बड़ा कर सकता है। ये जो 8% का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, मार्केट का 50 दिन का एवरेज 16,100 पार हुआ है, 16,600 100 दिन का एवरेज है, ये पार अभी नहीं हुआ है। तो मार्केट ने अपने 50 दिन का क्रिटिकल ट्रेडर एवरेज उसको पार करके काम किया है। आते हैं रेजिस्टेंस पे। बाजार का आज का रेजिस्टेंस जोन था 16,278। मार्केट का ऑलमोस्ट शुक्रवार का हाई यहीं था और आज तो हमने हल्के से दबाव के साथ ही बाजार को खोलते हुए देखा और उसके बाद वो दबाव बढ़ा है बाजार में। सपोर्ट कहाँ है, 16,100, 16,050, ये अहम सपोर्ट एरिया है। आज आप देख पा रहे हैं मार्केट भले टूटा है क्योंकि विक्स लो है और ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा ताबड़तोड़ पिटाई नहीं हुई है, इसलिए आप 16,000 के लेवल को आज अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं तोड़ने का। आप रुक रहे हैं यहाँ पे आके कि 16,100 के आसपास आके आपके कहीं ना कहीं पोजीशंस रुक जाती है। अब आप अभी आप निफ्टी पे देखेंगे तो 16,150 के आसपास आपको निफ्टी चलता हुआ दिखेगा। शिवांगी, आपका व्यू पॉइंट क्या है निफ्टी पर? हमने एवरेजेस रख दी, हमने रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस रखा, हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए? जिनके पास निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस है वो क्या करें, जिन्होंने भी सौदा नहीं बनाया वो क्या करें? एक ऑप्शन हम आपको ये भी दे सकते हैं कि अगर आप ये कहना चाहें कि निफ्टी को छोड़ दीजिए तो हम छोड़ भी देंगे। धन्यवाद। तो हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जो सेकंड हाफ
वीक था, उसमें काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड दिखा और बुल्स जो है वो पूरे एक्शन में दिखे हमें। इंडिया विक्स जो है पिछले 6 दिनों से ही जो है डिक्लाइन कर रहा था, आज वो स्लाइटली ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ कहीं न कहीं ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट में और जो पुट कॉल रेशियो है वो भी आज स्लाइटली लोअर है। तो कहीं न कहीं एक मिक्स्ड बैग बन रहा है निफ्टी में और एक बहुत ही टाइट दायरे में चलने की संभावना होगी। जो है रेंज इसका ऊपर के और जो नीचे के लेवल्स है वो 15,888 और 16,350 बन रहा है। तो एक ब्रॉडर रेंज में हम खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी डिक्लाइन आए तो हम खरीदारी कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा अपसाइड नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो डेटा सेटअप है वो कहीं न कहीं एक रुकावट दिखा रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है एटलीस्ट आज के दिन के लिए। तो एक दायरे में ज़रूर प्ले कर सकते हैं निफ्टी में। ओके ठीक है, ये दायरा आपने जो बताया यही हमारा आज का पहला 5 बड़ी बातें जो हम रखते हैं निफ्टी की, उसी में से था 15,800, 16,200 मार्केट की रेंज है। जब जब आपको नीचे मार्केट मिले आप प्लस कर सकते हैं, ऊपर मार्केट मिले आप बेच सकते हैं। ट्रेंड यही अभी कह रहा है। आपने अभी जो स्टॉप लॉस देखा जो शिवांगी ने दिया वो भी 15,880 वाला ही है और टारगेट वही 16,350 का ही है। ये मार्केट का आज का रेजिस्टेंस नंबर 2 है। रेजिस्टेंस नंबर 1 है 278 या 250 से 278 वाली रेंज। तो मार्केट में गिरावट पर ख़रीदारी करें, कोशिश करें कम वॉल्यूम पे ख़रीदारी करें, कोशिश करें 16,000 के आसपास आके ख़रीदारी करें। अगर आपका रेजिस्टेंस पास है और सपोर्ट दूर है तो ना ट्रेड करें। तो फिलहाल मार्केट एक रेंज के अंदर है, इस रेंज को बहुत छोटे दायरे के साथ ट्रेड करें। अगर किसी को लगता है उसको निफ्टी के आज के 50 पॉइंट मिल रहे हैं, 2 लॉट है तो कम नहीं है, तो 2 लॉट और 5,000 रुपये के बराबर है तो कम नहीं है। इंडेक्स से अभी आप फिलहाल इतना ही उम्मीद करें। एक और पॉइंट है जो नोटिस आपको अभी स्क्रीन पर हो रहा होगा, वह डिस्काउंट है। निफ्टी के अंदर जब कन्विक्शन होता है तो प्रीमियम अच्छा चलता है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन होता है या फिर मंदी भी हाथ में होती है, जैसे आज आपको हम बता रहे हैं कि आज कॉलें टूट रही हैं, आज पुटों में बिल्डअप है, हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी कॉल टूटने का मतलब ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप 16,200 की कॉल एक बार दिखा दें, अगर आप दिखा सकते हैं 16,200 की पुट भी आप दिखाएं। ये 16,200 की कॉल है, 20% टूटी हुई है, 11% एडिशन के साथ। ओपन इंटरेस्ट ठीक है लेकिन प्रीमियम कम है। ये पुट आप देख पा रहे हैं 13% बढ़ी हुई है, 10% प्रीमियम के साथ। तो रेंज का बाज़ार जिसे हम कहते हैं ना टिपिकली, आपको वो दिख रहा है, इसलिए गिरावट पे ख़रीदारी कर सकते हैं आप। आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा। शिवांगी आपका इस पे व्यू पॉइंट क्या है? यहाँ पे भी 9 साढ़े 9% का ओपन इंटरेस्ट है। अच्छी बात यह है कि 35,300 के ऊपर अगर टिक जाए आज तो फिर बहुत अच्छा होगा। इसके नीचे जाके क्लोज करता है तो शायद थोड़ी चिंता हो जाएगी कहीं क्रैक ना आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। जी, बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सारे जो हेवीवेट स्टॉक्स है उसमें एक पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है, पर कहीं न कहीं निफ्टी जो है वो आईटी स्टॉक्स के कारण चल नहीं पा रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी थकावट आ रही है और इसीलिए शायद बैंक निफ्टी पे प्रेशर पड़ रहा है और बैंक निफ्टी में सारे डेटा पॉइंट्स और पॉजिटिव है। फिर भी ओवरऑल मार्केट थोड़ा डल है, इससे बैंक निफ्टी तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है। तो ओवरऑल हम देखेंगे पॉजिटिव ही है, लेकिन ये भी एक इन लाइन विद द ब्रॉडर मार्केट रेंज में कामकाज करने की संभावना रखेगा। 35,000 और 35,500 का एक लेवल्स बन रहा है, तो यहाँ इन लेवल्स के बीच में हम बैंक निफ्टी को देख देख सकते हैं आज के लिए। ओके ठीक है, बैंक निफ्टी भी एक रेंज का ही दायरा है कामकाज, इसलिए हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं। बाकायदा हम शिवांगी को इसलिए भी बता रहे थे अगर आप ये ऑप्शन भी चुनना चाहें कि आपको आज ट्रेड नहीं कर रहे इंडेक्स पे तो आप वो भी चुन सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको बैंक निफ्टी पे दिखाता हूँ जो हमेशा की तरह दिखाता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डाइवर्जन है, जो फ़र्क है, वो आपको निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मल्टीपल लोज़ जो बने इसके अंदर उसने कभी भी ब्रेक नहीं किया। ये फर्स्ट लो जो आप अपने चैनल के अंदर देख पा रहे हैं, सेकंड लो और ये थर्ड लो, ये सिर्फ बैंक निफ्टी के पास है। अगर एज इट इज़ आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना तो वहाँ पर 15,800 को हमने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पर हमने जो क्रिटिकल लोज बनाए थे उसको ब्रेक नहीं किया। पहली जीत तो बैंक निफ्टी की यहीं हो जाती है। दूसरा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉल जो जितना वर्टिकल था, राइज भी उतना ही वर्टिकल है। आप तीनों ही केसेस में आपको दिखेगा। बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है इसके अंदर, ये जो हायर हाइज नहीं बना पा रहा है।
ये पहले वाला आप हाई देखेंगे, उसके फिर दूसरे वाला हाई देखेंगे और ये तीसरे वाला हाई देखेंगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये हायर हाइस की फॉर्मेशन इसके अंदर आपको नहीं दिख रही है। ये एक चिंता की बात है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और ट्रेड पता कर लेते हैं। आज के पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मोटा मोटी आपको इंडेक्स का आइडिया लग गया कि बाइंग ऑन डिप्स हमको निफ्टी के अंदर करना है। आगे बढ़ते हैं, आज के तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये सेक्टोरल चर्निंग शिवांगी मार्केट के अंदर हो रही है और धीरे धीरे करके अब जो फार्मास्यूटिकल्स के शेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो इनका अपना नेचर है हेज होना, और दूसरा अच्छी वैल्यूएशन, तीसरा करेंसी का बेनिफिट, और चौथा कम से कम अब कोविड वाला एंगल इसके साथ हम नहीं जोड़ते हैं। अभी प्योर जिसे हम कहते हैं प्योर डाटा फार्मास्यूटिकल्स का वो सामने निकल के आ रहा है। यार डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर आज 2% की M&M फाइनेंस अच्छा चल रहा है। 2-3 दिन हमने पहले भी नोटिस करवाया था, आज फिर से 3% चला है। आपका व्यू पॉइंट इन दोनों शेयर्स पे? जी, इन दोनों स्टॉक्स में से मैं पहले M&M फाइनेंस की बात करूंगी क्योंकि वो आज मेरा एक पिक भी है आज के लिए। तो हमने देखा कि इस स्टॉक में जो है वीकली एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगा। डेली जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी एक ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट कर रहा है करीबन 190 के आसपास और एक हायर जोन्स के लिए तैयारी कर रहा है। तो मुझे यहाँ लग रहा है ये स्टॉक ऊपर के लेवल्स 211 तक टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 197 का और ये अच्छी मोमेंटम पकड़ सकता है एक नए हाई के लिए। ओके ठीक है, M&M पे आपका टारगेट अभी 207 का है, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट तो है ही है। अभी शिवांगी ये जो चल रहा है ना M&M वो चल रहा है 203 का। आपको नहीं लगता कि आपका टारगेट थोड़ा सा छोटा है? ये बाइंग ऑन डिप्स करना है या फिर टारगेट होगे आप? जी, मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही रिवाइज किए हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 197 और टारगेट रहेगा 211। ओके ठीक है, 211 हम कर लेते हैं। तो टारगेट का आप करिए 211, 203 से 211 ये भाव ज़्यादा ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस है 197 का है वो फिक्स रहेगा। M&M फाइनेंस का एक बार चार्ट आपके सामने रखते हैं। अच्छा डॉक्टर रेड्डीज़ पे आप कुछ कहना चाहते हैं शिवांगी? उसको ट्रेड लें या फिर उसको छोड़ दें, एक ही रखें? जी, डॉक्टर रेड्डीज ने आज जरूर एक ब्रेकआउट दिया है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, पर इन दोनों की बात करें तो मुझे M&M फाइनेंस ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है एज कम्पेयर टू फार्मा स्टॉक। तो हम खरीदारी उस M&M फाइनेंस में ही कर सकते हैं। ओके ठीक है, M&M फाइनेंस पे आपकी खरीदारी की रिकमेंडेशन है। एक बार जरा चार्ट देख लेते हैं M&M फाइनेंस के चार्ट क्या कहते हैं, फिर हम शॉर्ट कवरिंग के दो कैंडिडेट पे भी आ जाएंगे। M&M फाइनेंस का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्टिकल फॉल के बाद। अच्छा इसको तो भूल ही जाओ, आप सिर्फ यहीं से चेक करो जहाँ से हमने पहले ही मार्किंग कर रखी है। ये टिपिकली मोमेंट आने के बाद एक साइडवेज हुआ था, साइडवेज होने के बाद अच्छा बेस एक चैनल में फंस गया था, इसका पहला हाई बना हुआ है और अब यहाँ पे हमने जो लो करेक्ट किया है ये प्रीवियस लो के साथ हमने करेक्ट किया है। चाहते तो हम और डिप भी ले सकते थे इसके अंदर, बट हमको वो जो नीचे का जो फॉल आप देख पा रहे हैं, जो हमने नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया वो डेलिबरेटली जानबूझ के छोड़ा है। अगर आप पुराने ही लो से इसको करेक्ट कर देंगे तो एक चैनल का अच्छा सा बेस और उसका एक नया रेजिस्टेंस तोड़ के अभी ऊपर जाने को है। आप देख पा रहे हैं जो शिवांगी अभी आपको बता रही थी, वीकली बेसिस पर भी और डेली बेसिस पर भी ब्रेकआउट का कैंडिडेट है M&M फाइनेंस। हालांकि हमने आपको 2-3 दिन पहले भी इस शेयर को नोटिस ज़रूर करवाया था कि M&M फाइनेंस के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन टिपिकली ब्रेकआउट का डे आज है। आज ये ब्रेकआउट कर रहा है 200 के लेवल के आसपास, 199 200 का लेवल है जो आज फाइनली पार कर रहा है। 211 आपका टारगेट और 196 197 ये आपका स्टॉप लॉस है। डॉक्टर रेड्डीज़ को छोड़ देते हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो बलरामपुर चीनी, ये रुक रुक के शेयर चल रहे हैं इसलिए शॉर्ट कवरिंग के अंदर आए हैं। ये तो बलरामपुर चीनी कभी शॉर्ट कवरिंग के अंदर जल्दी जल्दी आता नहीं है, ये फ्रेश बैग दिखाता है। अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो आपको इसका नेचर पता होगा बलरामपुर चीनी का। और दूसरा बायोकॉन फार्मास्यूटिकल्स का उन चुनिंदा शेयर्स में से एक है जो शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ही चलता है, इसको कोई खरीदता नहीं है। इन लोगों को जिन्होंने शॉर्ट किया होता है वो जब कवर करने आते हैं तब बायोकॉन चलता है। बायोकॉन को टिपिकली पिछले 1-1.5-2 महीने से कोई खरीद नहीं रहा। तो शिवांगी आप दोनों शेयर्स पर एक बार व्यू पॉइंट बता दीजिए, बलरामपुर चीनी और बायोकॉन।
जी तो बायोकॉन की अगर हम बात करें तो इसका वीकली स्ट्रक्चर जो है खाली नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है, पर काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है पिछले 10 हफ्तों से। और अभी ये स्टॉक जाके एक सपोर्ट ज़ोन से ऊपर ज़रूर शिफ्ट हो रहा है, इसका सपोर्ट ज़ोन्स, और एक हायर बेस ज़रूर बना रहा है। पर मुझे यहाँ पे फिर भी बलरामपुर चीनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, अगर कंपैरिज़न करें हम अगर, तो बलरामपुर चीनी में हम देख रहे हैं कि एक पिछला जो एक सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें जो पिछले दिन जो वॉल्यूम्स हुए थे पिछले 2 सेशन से हमने देखा, तो उसमें एक ज़रूर एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे कुछ बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 375 के लेवल्स देख सकेगा इन द नियर टर्म, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 355 का। ओके ठीक है, 355 का बायोकॉन के अंदर तो आपको दिख ही जाएगी तस्वीर, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आप पहले बलरामपुर चीनी के एक बार ज़रा टारगेट्स वगैरह को आप नोट कर लें अच्छे से, जो अभी आपको शिवांगी बता रही है। 375 आपका टारगेट, स्टॉप लॉस है आपका 355 का। आते हैं बायोकॉन के चार्ट को डेली बेसिस पर देखेंगे। आपको 2-4 चीज़ें मैं अहम दिखाता हूँ, और जो हमने आपको बोला था ना, वो ऐसे नहीं बोल रहे थे हम, आपको उस पॉइंट के हिसाब से बोल रहे थे कि जो बायोकॉन में आपको बार बार दिख रहा है। आप देखिए, इससे ने गोला मार्क किया हुआ है, इससे पहले वाला चार्ट एक बढ़ता हुआ चार्ट था, लेकिन इसके बाद से इसने जो फॉल दिखाना शुरू किया अपनी 50 दिन के एवरेज को ब्रेक करने के बाद का, ये अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी तक आप देख पा रहे हैं ये गिरते हुए क्रम में है, हर बार नीचे 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 और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। इस बीच इसके अंदर क्या हुआ कि 200 दिन और 50 दिन दोनों के एवरेज के नीचे आ गया। इसने फाइनली यहाँ से अपने इसने ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद से अभी बैक टू बैक नीचे। इसलिए जब भी ये शेयर चलता है ना, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के बदौलत ही चलता है, इसको कोई ख़रीदता नहीं है। इसके अंदर जो शॉर्ट्स होते हैं वो कवर होने के लिए सिस्टम में आते हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट आपको ज़्यादातर बायोकॉन दिखेगा। और शॉर्ट कवरिंग वालों की जो उम्र होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, वो जल्दी जल्दी उनका डाइंग हो जाता है। तो इसलिए आप इसको एक वैसे ही लेवल्स के हिसाब से देखें, इसलिए इसको हम लीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बलरामपुर चीनी का चार्ट इससे अगेंस्ट में आके देखेंगे, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, चेक कीजिएगा, अगर शाम को घर जाके या अभी भी देख सकते हो आप, तो आपको दिखेगा वो बढ़ते क्रम के अंदर है। तो जो ग्रोथ वाला शेयर है उसके साथ रहिए, जो सौदों को नेगेटिविटी के साथ कटवा रहा है उनके साथ ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं। तो बलरामपुर चीनी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। एक काम ऑफ कीजिए आप, इसमें ना एक बार मंथली भी दिखाइए और एक बार इसमें ईयरली चार्ट भी दिखा दीजिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ग्रोथ वाला शेयर है। ये भी जो हमने आपको बायोकॉन का चार्ट दिखाया था ना, ये डेली बेसिस वाला था, ये साल का, इसका 4.5 महीने का, ये इसका 6 महीने का। अब इसका मंथ आप दिखाओ, मंथ है 2 महीने का चार्ट, तो आपको क्लियर दिखेगा। जब ये ट्रेंड पकड़ता है तो फिर एक सीधे सीधे सपाट सपाट होकर चलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सीधा सीधा मंदी के शेयर्स पे। यहाँ पे शॉर्ट्स हो रहा है, वो एक आईटी की कंपनी है कफोर्ज, यहाँ पे नुकसान है। इन्फो एज के अंदर आज नुकसान है फिर से 2.5% का। इन्फो एज का कोड है नौकरी। ये इन्फो एज के अंदर जो नुकसान आपको देखने को फिलहाल अभी मिल रहा है, ये क्या एक सपोर्ट वाला काम करेगा? शिवांगी, मेरा ना सवाल थोड़ा उल्टा है। ये मंदी वाले शेयर्स ज़रूर हैं, लेकिन इन्फो एज के अंदर क्या हुआ, पिछले 2-3 दिन से वो कोशिश कर रहा है कि अपने लॉसेस को बढ़ाए नहीं, बल्कि इसी इमीडिएट जो लॉ बन रहे हैं इसी को प्रोटेक्ट करे और एक पुल बैक दिखाए। एक बार आप जरा इन्फो एज को अच्छे से चेक कीजिएगा और साथ ही कफोर्ज के बारे में बताइए। जी इन्फो एज की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पिछले 3-4 हफ्तों में ही 2 बार ये स्टॉक 3990 से ही ऊपर टर्न कर रहा है वापस, इस लेवल्स को सरपास नहीं कर पा रहा है। पर ज्यादा गिरावट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो है एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है जिसको बार बार टेस्ट कर रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि इन्फो एज में जरूर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, पर ये स्टॉक जो है ओवरऑल पॉजिटिव है और इसमें हम शॉर्ट ना करें। और कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर में ये जरूर थोड़ा रेंज बाउंड हो रखा है, पर ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये वीकनेस में है थोड़ी बहुत। और इसमें एक जो है 3420 तक मुझे लग रहा है वीकनेस आ सकता है, ये स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है, और इसमें हम शॉर्ट जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 3525 का। ओके ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस एक बार वापस से बताना शिवांगी, क्या बता रहे थे आप?
3525 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, नीचे के लेवल्स 3420 तक देख सकते हैं हम। ओके ठीक है, ये स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर छपे हुए आ गए। कफोर्ज को लेकर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन नौकरी को क्यों छोड़ना है या ये क्यों इतना पिटा हुआ शेयर है, इसको फिलहाल आप लीव कर सकते हैं। ये आपके सामने लेके आते हैं। जरा इन्फो एज का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप जरा देखिएगा। ये दो तरफा चार्ट है, आपको सिर्फ एक हिस्सा इसका चेक करना है। पहले बढ़ता वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से स्लोपिंग डाउनवर्ड्स इसको हम कहते हैं कि शेयर बैक टू बैक गिरता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं हर बार इसका हाई पिछले वाले हाई से नीचे, हर बार इसका लो पिछले वाले लो से नीचे खिसकता गया। एक बार साइडवेज होने की उसने कोशिश भी की कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। फिर से एक नया बॉटम बन गया, फिर से स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल शुरू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट, ये दो सपोर्ट, ये तीन सपोर्ट, ये अब टूटना रुक रहा है, अपने सपोर्ट्स को बचा रहा है। इसलिए हमने शिवांगी से उल्टा क्वेश्चन पूछा कि भले यार शॉर्टिंग का कैंडिडेट है, क्या ये शॉर्टिंग का कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है? क्योंकि ये 3 बार का जो लास्ट का ये बेस है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव बेस है इसका। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक पुल बैक का शेयर भी बन जाए आने वाले दिनों में। अभी पक्का हो रहा है, अभी थोड़ा कच्चा है, अभी देखते हैं इसको आगे क्या होता है। इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्फो एज के अंदर कोई सौदा नहीं, और अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार आप ट्रेड देख सकते हैं कफोर्ज के अंदर, जो कि ये अभी भी शॉर्ट का कैंडिडेट है। खैर आज भारतीय एयरटेल भी टूटा हुआ है 5%। खबर यही है कि अडानी भी टेलीकॉम बिजनेस में आना चाहता है, स्पेक्ट्रम के अंदर है, 5G के अंदर आना चाहता है। पूरी इनसाइड स्टोरी क्या हुआ भारतीय एयरटेल को, क्यों डर रहा है भारतीय एयरटेल, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये आपको बताएंगे। सौमित बताएं आप। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो 3 कारण है कि जिसकी वजह से हमें ये ड्रॉप देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस में। पहला तो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग अडानी ग्रुप अगर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा लेगा तो उस वजह से जो बिडिंग प्रोसेस होगा वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी एक टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि भारतीय एयरटेल, उनके लिए स्पेक्ट्रम एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि अभी अडानी ग्रुप B2B सेगमेंट में फोकस कर रहा है, जिसे एंटरप्राइज सेगमेंट माना जाता है, बट आगे जाके वो B2C सेगमेंट में भी एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और तीसरा कारण ये है कि जो एंटरप्राइज बिजनेस है वो 5G टेलीकॉम रेवेन्यू का 40% हिस्सा होने की एक्सपेक्टेशंस है, और अडानी के एंट्री होने से पोटेंशियल फ्यूचर रेवेन्यू जो है वो किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए कम हो जाता है। और भारतीय एयरटेल के लिए एंटरप्राइज बिजनेस भी एक सिग्निफिकेंट बिजनेस ऑपरेशंस है इस वक्त। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी की चीज़ जिस पे हमें ध्यान रखनी होगी वो है कि जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एक टेलीकॉम ऑपरेटर पे करेगा वो अडानी ग्रुप कितना पे करता है, और इसका लास्ट डे ऑफ पेमेंट है जुलाई 20। तो ये डेट सबके नज़र में रहेगी, क्योंकि जितना हायर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अडानी ग्रुप पे करेगा, उसका मतलब यही होता है कि जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा वो काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है उनकी तरफ से। एनालिस्ट का मानना है कि अगर 3000 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट अडानी ग्रुप ने किया तो जो टेलीकॉम ऑक्शन होंगे उसके जो बिडिंग प्रोसेस होगा वो काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है। अब आज के ट्रेड में हम वोडाफोन आइडिया में भी काफ़ी सारे गेंस देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऐसे भी है कि अगर स्पेक्ट्रम में ऑक्शंस ना खरीदे अडानी ग्रुप ने तो वो वोडाफोन आइडिया से स्पेक्ट्रम खरीद सकता है, जो कि अच्छा बेनिफिशियल हो जाएगा ग्रुप वोडाफोन आइडिया के लिए। और इसी कारण हमें थोड़े बहुत गेंस वोडाफोन आइडिया में देख रहे हैं। और इंडस टावर्स की अगर हम करें तो अगर अडानी ग्रुप टेलीकॉम स्पेस एंटर करता है तो इंडस टावर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडस टावर्स इंडिया का सबसे बड़ा टावर कंपनी है। और अगर कोई नया टेलीकॉम ऑपरेटर आता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो टावर की डिमांड आगे जाके बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंडस टावर्स को बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे सौमित जी बताते हुए कि क्यों आज भारतीय एयरटेल टूट रहा है, उसके उन्होंने वजह भी बताई और साथ ही उसको डिस्क्राइब भी किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। शिवांगी आप अपने ट्रेड बता दीजिए, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी मेरे आज ट्रेडिंग कॉल में से M&M फाइनेंस है जिसका हमने जिक्र किया। दूसरा स्टॉक पिक रहेगा मेरा एशियन पेंट्स पे। तो ये एक अच्छी बेस बना रहा है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अगर हम डेली फ्रेम में देखें तो, और पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूअसली हायर लोज बनाते जा रहा है। ये स्टॉक हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकता है, और मुझे लग रहा है यहाँ 3020 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और 2850 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा हो गया एशियन पेंट, पहला है M&M फाइनेंस जो हमारे साथ मैच ही कर गया। आपने पहले भी इसके टारगेट दे दिए थे 211 197 का। शिवांगी चलते चलते ना 2 शेयर हैं, उसमें से मैं एक शेयर आपके सामने रखता हूँ, जरा ये बता दीजिएगा इसको लेना है कि नहीं लेना है, प्लस करना है कि नहीं हुआ है। कोल इंडिया का शेयर, हालांकि खबर थोड़ी पीछे पुरानी चल रही थी कि जब मानसून आएगा तब कोयले के देश में कमी हो जाएगी, कोयला थोड़ा गीला होता है।
और साथ ही साथ बिजली की मांग अभी भी बरकरार है। ये हम शेयर को देख पा रहे हैं, कुछ पहले लक्षण जिसे हम कहते हैं ना वो दिखाना भी ये शुरू कर रहा है। साइडवेज होने के बाद शेयर फिर से चलने लग गया। ये टिपिकली 45 डिग्री के एंगल को बना के चलने वाला शेयर है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि 220 तक भी चला जाए। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए, कोल इंडिया को प्लस करना चाहिए लेवल पे या फिर भी छोड़ दें? जी, कोल इंडिया का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है, पिछले दिन के जो वॉल्यूम्स है वो काफी अट्रैक्टिव है। आज फिर भी थोड़े कम वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, पर मुझे फिर भी लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक अच्छी तेजी देख सकता है। इमीडिएटली मुझे लग रहा है 198 का एक टारगेट बन सकता है इसमें, तो हम इसमें जरूर खरीदारी कर सकते हैं, और 188 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें इसमें। ठीक है, हमने शेयर भी आपके सामने डिस्कस किया, साथ में इसके कैपेक्स भी आ गया बैक टू बैक, जो कि 1840 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ रुपए पे खर्च करेंगे कारोबार विस्तार पर, यानी कि कोयले पर। ये जो खर्च करने वाले हैं ये ऑलमोस्ट अपने कैपेक्स को डबल भी कर रहे हैं। तो कोल इंडिया के लिए लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर 198, 188 का एक स्टॉप, और आपके सामने खबर भी कोल इंडिया के Q1 का अपडेट ये आपके पास आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स पर क्या किया जाए।